solve the problem or not? Have you solved this problem or not? Yes or no? Come on. See, I'm not calling you if you say like, no, ma'am, please just. Yes. How many of you solve this problem or try to solve this problem? Yes or no? Hello? Yes. No, solve or not? Am I audible? Yes, ma'am. Okay. So let's see the problems of Rathinam, and we have calculated his gross salary assessment year 2020-2021. So we need to calculate the statutory provident fund, reserve provident fund, and unreserved provident fund also. So Mr. Rathinam left from service after 15 years, means 15 years he was doing a job or service, and received a refund of rupees 6 lakhs from Provident Fund. Okay, Provident Fund से उसे 6 lakhs मिला है. कब मिला है? 1 August 2019 को. कब मिला है? 1 August 2019 को. And it consists of his own contribution plus an equal contribution. Okay, it consists of his, मतलब उसका contribution और एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन, ऐसा करके उसको इंटरेस्ट मिला है 75,000. तो लेट्स सी. सबसे पहले तो हम ग्रॉस सैलरी कैलकुलेट करेंगे, उसके बाद हम स्टैट्यूटरी प्रोविडेंट फंड, फिर रिजर्व प्रोविडेंट फंड करेंगे. अभी यहाँ पे दिया है कि रिजर्व प्रोविडेंट फंड अमाउंट ₹6 लाख. ओके, क्योंकि उसको रिजर्व मतलब दोनों एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर का ऐसा मिला के दोनों का मिला है, तो वो क्या है, एग्जेम्प्ट रहेगा 6 लाख. ओके, सो थर्ड केस में बोलता है कि इन केस ऑफ अनरिजर्व प्रोविडेंट फंड है तो एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन प्लस इंटरेस्ट जो है वो तो टैक्सेबल रहेगा. ओके, एंड इंटरेस्ट इज टैक्सेबल अंडर द हेड ऑफ इनकम फ्रॉम अदर सोर्स, क्योंकि उस पे उसको इंटरेस्ट मिला है ना. तो चलिए देखते हैं. पहले तो ग्रॉस सैलरी कैलकुलेट करना है. टैक्सेबल सैलरी जो भी है, सैलरी का तो इसने दिया ही नहीं है ना, हमको सिर्फ कंट्रीब्यूशन ही दिया है ना. ये सिर्फ प्रोविडेंट फंड का दिया है. ओके, नो इशू. सो सबसे पहले हमने क्या किया, यहाँ पे एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन जो है, ठीक है, वो लिया, जिसमें से हमने इंक्लूडिंग इंटरेस्ट था, है ना, इंक्लूडिंग इंटरेस्ट जो था वो हमने क्या किया, माइनस किया है. तो 6 lakhs minus 75,000, 6 lakhs minus 75,000 डिवाइडेड 2. अब डिवाइडेड 2 क्यों किया यहाँ पे, क्योंकि प्रोविडेंट फंड जो है वो अगर एम्प्लॉय 4,000 भरता है तो एम्प्लॉयर को भी 4,000 भरना है, तो हमें एम्प्लॉय का अलग से निकालना है और एम्प्लॉयर का अलग से निकालना है, इसलिए हमने डिवाइडेड बाय 2 किया, क्योंकि सेम अमाउंट पे कर होता है इसलिए. तो यहाँ पे डिवाइडेड बाय 2 किया तो एम्प्लॉय का और एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन हमें मिल गया. हम यहाँ पे एम्प्लॉयर निकाल रहे हैं, तो एम्प्लॉयर का जो कंट्रीब्यूशन है, ठीक है, टोटल वो कितना था, 2,62,500, क्योंकि इस पे हमें टैक्स पे करना है. उसके बाद इंटरेस्ट जो मिला है उस पे भी हमें डिवाइडेड बाय 2 ही करना है.
क्योंकि इंटरेस्ट एम्प्लॉयर के भी कंट्रीब्यूशन पे मिलेगा और एम्प्लॉय के भी कंट्रीब्यूशन पे इंटरेस्ट मिलेगा। तो वो आया 37,500। ठीक है, नेक्स्ट, टोटल अमाउंट टैक्सेबल अंडर द हेड ऑफ सैलरीज। ठीक है, तो इन तीनों का टोटल किया तो वो कितना आता है 3 लाख, मतलब 3 लाख एम्प्लॉय का, एम्प्लॉयर का, है ना। तो यहाँ पे हम एम्प्लॉयर का मतलब 3 लाख जो रुपीज आया वो टोटल अमाउंट आया स्टैट्यूटरी प्रोविडेंट फंड एंड रिजर्व प्रोविडेंट फंड। नाउ वर्किंग नोट 2 में देखिए कि टैक्सेबल अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट ऑन स्टैट्यूटरी प्रोविडेंट फंड जो भी है आईओएस, तो एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन वही है 2,75,500 and total amount taxable under the head of salaries and does not qualify for deduction under section 80C। ठीक है, तो ये हमें क्या है एग्जेम्प्टेड है एम्प्लॉय का। ठीक है, ऊपर में हमने एम्प्लॉयर का निकाला, हमने अभी एम्प्लॉय का 80C में, जो 80C जब आप रिटर्न फाइल करते हो तो वहां पे जो डिडक्शंस होता है वहां पे आपको 80C के कॉलम में मेंशन करना है कि ये अमाउंट आपको प्रोविडेंट फंड से मिला है जो क्या है फुल्ली एग्जेम्प्टेड है। और इंटरेस्ट जो है 37,500, तो ये सिर्फ आपका जो इंटरेस्ट का अमाउंट है। ठीक है, तो ये आपको क्या होगा एग्जेम्पशन मिलेगा या फिर इसका टैक्स आपको पे करना होगा। ठीक है, इस पे ही जो भी परसेंटेज होगा उस परसेंट के हिसाब से। तो ये है आपका, इस तरह से आपको ऐसा कंप्यूटेशन करके निकालना है। ऐसे मतलब आइडियाज होने चाहिए कि किस तरह से फॉर्मेट प्रिपेयर करना है, किस तरह से कैलकुलेशन करना है। समझ में आया? किसी को कोई तकलीफ है? एनी डाउट, एनी क्वेरी? हेलो, यस मैम। व्हाट एल्स? डू यू अंडरस्टैंड और नॉट? अंडरस्टैंड मैम। ओके, थैंक यू। नाउ हम लिखेंगे अभी रिटायरमेंट बेनिफिट ग्रेच्युटी, हाउ टू कैलकुलेट ग्रेच्युटी। रिटायरमेंट बेनिफिट मीन्स ग्रेच्युटी एंड इट कम्स अंडर सेक्शन 10/10, 10 सबसेक्शन 10 ऐसा भी बोलते हैं उसे। सो लेट्स सी, और इसे हम डेथ कम रिटायरमेंट ऑफ ग्रेच्युटी भी बोलते हैं। ठीक है, 60 इयर्स, जब आप 60 साल के हो जाते हो तो आप रिटायर हो जाते हो। अभी तो लाइफ का कोई ये है नहीं, जरूरी नहीं हर पर्सन 60 साल तक जिएगा, कभी भी कुछ भी हो सकता है। वी नीड टू अवेयर अबाउट इट, स्पेशली वी नीड टू टेक केयर अबाउट आवर हेल्थ। You have to do regular exercise, meditations, pranayam, yoga every day. So let's see, death cum retirement of gratuity. यहाँ पे 3 रूल्स दिए हुए हैं हाउ वी कैलकुलेट। फर्स्ट, गवर्नमेंट एम्प्लॉय अगर है तो वो फुल्ली एग्जेम्प्टेड रहेगा। गवर्नमेंट एम्प्लॉय है तो उसे ग्रेच्युटी का अमाउंट फुल्ली एग्जेम्प्ट रहेगा, उसे टैक्स पे नहीं करना है। सेकेंड, एम्प्लॉय कवर्ड अंडर द पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी एक्ट 1972। सेकेंड रूल कहता है कि अगर एम्प्लॉय ग्रेच्युटी एक्ट के अंदर आता है जो कि 1972 में बना है, तो उसमें कैसा कैलकुलेट करना है एक्चुअल अमाउंट ऑफ ग्रेच्युटी रिसीव। ठीक है, ₹20 लाख मिनिमम मिल सकती है आपको ग्रेच्युटी। अभी बहुत सारे लोगों को 40 साल हो जाते हैं जॉब करके, 35 साल हो जाते हैं, 50 साल भी हो जाते हैं, तो ऑब्वियसली उनका अमाउंट तो इतना होगा ही। और थर्ड रूल है 15 days ऑफ सैलरी लास्ट ड्रॉन फॉर एवरी कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विसेज और पार्ट देयर ऑफ इन एक्सेस ऑफ 6 months।
कि 15 days ऑफ सैलरी, जो मतलब लास्ट सैलरी ड्रॉन होंगे। फॉर एग्जाम्पल अभी जुलाई में आपका रिटायरमेंट है 30 जुलाई को, तो जून की जो सैलरी आपको मिली है ना, एवरी ईयर्स के, तो उसका जो पार्ट है मतलब जुलाई, तो जुलाई के आगे कौन सा आता है, लास्ट 6 मंथ है ना, अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जाए, तो उसका भी आपको ग्रेचुटी का बेनिफिट मिलेगा। ठीक है, एक्सेस ऑफ 6 मंथ। सो अदर एम्प्लॉय मतलब अगर आपके टोटल सर्विस को 30 साल 6 महीने हुए हैं तो आपको टोटल 31 साल की ग्रेचुटी मिलेगी। रूल्स है ऐसा। और सबसे मेन प्रॉब्लम तो पहले था, मतलब अभी तो रूल अप्लीकेबल हुआ है मुझे नहीं पता, जैसे मैंने उस दिन आपको बोला था कि ग्रेचुटी के लिए अभी एवरी ईयर, मतलब आपने जैसे ही ज्वाइन किया आपका ग्रेचुटी चालू होगा, बट पहले ऐसा नहीं था। पहले आपको 5 years कंप्लीट करने होते थे, एटलीस्ट 4 years, 4.5 years आपको कंप्लीट करने होते थे, तब आपको ग्रेचुटी मिलता था। सब आप उसके बाद आपका ग्रेचुटी स्टार्ट होता था। अभी मतलब इवन सेमी गवर्नमेंट में हो या गवर्नमेंट में हो तो 4 साल की या 3 साल की सर्विस के बाद कंप्लीट होता था, बट अभी ऐसा नहीं है। तो ये हुआ आपका सेकेंड रूल। थर्ड रूल क्या होता है, अदर एम्प्लॉय जो है, मतलब नॉन गवर्नमेंट या फिर जो सेमी गवर्नमेंट में है, जिनको ग्रेचुटी एक्ट इम्प्लीमेंट होता है, उनके लिए एक्चुअल अमाउंट ऑफ ग्रेचुटी रिसीव्ड ₹20 लाख, सेम वही है। थर्ड रूल है हाफ मंथ ऑफ एवरेज सैलरी लास्ट ड्रॉन। ठीक है, आपका जो ग्रेचुटी होगा, आपकी जो हाफ सैलरी है, फुल सैलरी पे नहीं होगा, हाफ सैलरी मतलब अगर बेसिक सैलरी आपकी 5,000 है तो 5,000 के 50% 2,500 है ना, तो 2,500 पे जो भी आपने जितने भी साल आपने कंप्लीटेड किए हैं, 2,500 इंटू 10 years 12 years एंड डिवाइड इंटू 15 जो भी है, वैसा आपका कैलकुलेशन रहेगा। हम लोग प्रॉब्लम देखेंगे तो हमें समझ में आएगा। ठीक है, अभी ये प्रॉब्लम है टैक्स ट्रीटमेंट ऑफ ग्रेचुटी। देखिए पहला जो है देखते हैं कि श्री सेल्वम अ गवर्नमेंट एम्प्लॉय रिसीव्स ₹20 lakhs as a gratuity at the time of retirement on May 31st May 2000। उसके बाद श्री राजेंद्रन एन एम्प्लॉय ऑफ एडको लिमिटेड, ये प्राइवेट लिमिटेड का है, मतलब कंपनी का है, पब्लिक। So receives ₹3 lakh as gratuity. He covered by the payment of Gratuity Act 1972 and he retires on 15th November 2019 and after rendering service of 32 years and 7 months, देखिए सब दिया इसमें, at the time of retirement his monthly basic salary and DA were ₹3,000 and 1,000 respectively, मतलब सैलरी 3,000 है और DA 1,000 है। Then Satyapriya, who is not covered by the Payment of Gratuity Act, इसे applicable नहीं है। So retire on 25th December 2019 from Harita Limited and receive ₹5 lakh as a gratuity after service of 36 years and 9 months. Her salary is ₹6,000 per month and up to 30th June 2019 and ₹7,000 per month from July 2019. Beside she gets DA ₹1,000, ठीक है, per month. So 70% of which is considered for service benefit. चलिए देखते हैं कैसा कैलकुलेट करना है। 1 2 3 एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं, तीनों लेंगे, एक का गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, एक पब्लिक का है और एक नॉन पब्लिक है, लेकिन फिर भी ग्रेचुटी का रूल्स तो है। चलिए
सबसे पहला जो है, ग्रेचुटी रिसीव्ड बाय श्री सेल्वम अ गवर्नमेंट एम्प्लॉय इज फुल्ली एग्जम्प्ट फ्रॉम टैक्स, है ना। हमने अभी पढ़ा था कि जो भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, हमारा जो पहला ए रूल है रिटायरमेंट बेनिफिट का, उसमें क्लियरली मेंशन है कि गवर्नमेंट एम्प्लॉय fully exempted, so we should not calculate the structure of gratuity because he was government employee. Got it? Second problem में क्या है, gratuity received by Sri Rajendran, an employee covered by the Payment of Gratuity Act 1972 and is exempted up to the list of the following, जो हमने अभी देखा था। तो एक्चुअल ग्रेचुटी रिसीव्ड कितना है 3 लाख, और हमें 20 लाख तक क्या है उसका बेनिफिट एग्जेम्प्टेड है उसको। सो बीइंग मैक्सिमम अलाउड एज एग्जेम्प्ट, ठीक है, मैक्सिमम। सो रूल सी कहता है कि 15 डेज ऑफ एवरेज सैलरी फॉर एवरी ईयर ऑफ कंप्लीटेड सर्विस सैलरी। अभी यहाँ पे बेसिक पे प्लस डीए, उसका बेसिक पे कितना है 4000 है ना राजेंद्रन का, यहाँ पे दिया है उसका बेसिक पे, यस 3000 डीए एंड 1000, सॉरी 3000 बेसिक सैलरी एंड 1000 डीए, तो कितना दिया 4000। 15 डेज ऑफ सैलरी, 15 दिन की एवरेज सैलरी ली है उसकी, और मंथ में कितने दिन पे वो सर्विस करता है 26 डेज, 4 डेज तो संडेज के होते हैं, है ना। तो 26 डेज कैलकुलेट किया पर मंथ के हिसाब से, और उसका जो सर्विस का ड्यूरेशन था, कितने साल उसने सर्विस किया है 32 ईयर्स 7 मंथ्स। देखिए यहाँ पे ये बात आप अच्छे से नोट करिए, यहाँ पे उसने 32 ईयर्स 7 मंथ, बट वहां पे हमने पूरा साल का लिया है। अगर इसने 32 ईयर्स 4 मंथ किया रहता था तो हमने 32 ईयर्स 4 मंथ, है ना, या फिर 32 ईयर्स ही लिया होता था, ठीक है। तो ये बात यहाँ पे, जैसे हम अभी तक कैसे डेज में कैलकुलेट करते थे, तो ग्रेचुटी में डेज में कैलकुलेट नहीं होता है, आइदर या तो आप पूरा साल लो, ठीक है, या तो उसे छोड़ दो। तो यहाँ पे हमने 33 ईयर्स लिया है, क्योंकि उसने सिर्फ 3 महीने ही पेंडिंग थे, लेकिन रूल के हिसाब से हमने पूरा लिया, तो उसका जो कैलकुलेशन है वो कितना आया है 76,154, ठीक है। तो लिस्ट ऑफ ABC इज एग्जेम्प्टेड फ्रॉम टैक्स एंड बैलेंस ऑफ ₹2,23,846, okay, and 23,846 इसलिए आया क्योंकि उसको जो कितना मिला था 3 लाख ना, 3 लाख में से उसका जो कंट्रीब्यूशन हमने कैलकुलेट किया है वो अगर हम माइनस करते हैं टैक्स के लिए, तो वो 2,23,846 आता है, जो कि क्या होगा एग्जेम्प्ट ही होगा। समझ में आया? सिर्फ रूल्स आपको पता होना चाहिए। टैक्स में प्रॉब्लम्स बहुत बड़े नहीं होते हैं, छोटे छोटे प्रॉब्लम्स होते हैं, अगर आपको रूल्स पता हो तो। डिड यू अंडरस्टैंड और नॉट? Yes, ma'am, understand. या मैम ग्रेजुएटी एप्लीकेबल कितना ईयर का सर्विस होना चाहिए? सॉरी, ग्रेजुएटी एप्लीकेबल होने के लिए कितना ईयर का सर्विस होना चाहिए? सी ग्रेचुइटी अभी तो जो है अभी ईयर वाइज बोलेंगे, अभी एप्लीकेबल नहीं हुआ, बट मैक्सिमम 4 इयर्स आपको कंप्लीट होना है। जैसे ही आपका 4 इयर्स कंप्लीट हो गया कंपनी में, आपका ग्रेचुइटी स्टार्ट हो जाता है, और वो डिपेंड करता है, अगर उसके बाद 4 साल के बाद आपने 2 साल कंटिन्यू किया तो आपको 2 साल का ग्रेचुइटी मिलेगा, ठीक है। अगर आप 10 साल कंटिन्यू करते हो तो आपको 10 साल का ग्रेचुइटी मिलेगा, ऐसा है। जैसे अगर आपने 4 साल कंप्लीट कर लिए तो आपको ग्रेचुइटी मिलेगा, ओके, ठीक है। तो ये रूल है, मतलब
बेसिक पे मतलब वो ये कैलकुलेट होता है क्या, वो डीए पे? बेसिक प्लस डीए, बेसिक प्लस डीए के 15, अभी ये जो कैलकुलेशन है ना, सेम कैलकुलेशन, बेसिक प्लस डीए इंटू मतलब 15 डेज की सैलरी कंसिडर की जाती है। अगर आप नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय है तो, सेमी गवर्नमेंट एम्प्लॉय है तो, अगर गवर्नमेंट एम्प्लॉय है तो आपको पूरा पेमेंट मिलेगा। ओके मैम, थैंक यू। यस, यही रूल है, सभी जगह यही रूल्स फॉलो होता है। मैंने आपको बोला था कि आप नए रूल्स देखिए एचआरए के और इसके, तो आपने देखे क्या? कल का होमवर्क किया क्या आपने? पीएफ का वो 12% होता है ना, एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय शेयर का। हाँ हाँ, तो वो कितना है अभी? 12% ही है या बढ़ गया है? वो 12% है ना। और ये कितना है, पेंशन का कितना है? वो नहीं देखा मैंने। पी ऐसा नहीं है बाबा, पीएफ का कैलकुलेशन कैसा है? पीएफ का कैलकुलेशन देखो, 15% के हिसाब से हमें मिलता है, ठीक है? तो 9%, 9.5% के हिसाब से एम्प्लॉय का इंटरेस्ट रहता है, फिर 12% एम्प्लॉयर का रहता है, और पेंशन का भी कुछ परसेंट है, 3% है, 2.5%। वो पूरा आप कैलकुलेशन देखिए। आई बात समझ? पीएफ को समझना, जिसको पीएफ समझ गया तो वो तो फिर हो गया। अगर आप एज अ एचआर कोई कंपनी में ज्वाइन होते हो तो आपको ये सब आना चाहिए, ठीक है? क्योंकि अगर आप अ, मतलब ये सब रिक्रूटमेंट प्रोसेस, सैलरी प्रोसेस जब आप करोगे, है ना, तो सैलरी प्रोसेस में आपको प्रोविडेंट फंड कैलकुलेशन आना चाहिए, सैलरी कैलकुलेशन आना चाहिए, एम्प्लॉय की, एम्प्लॉयर की, आपको ग्रेच्युटी कैलकुलेशन आना चाहिए। मस्ट है आपको तो एचआर की, अगर आप जॉब के लिए जाते हो। और अगर कोई टैक्स सेशन में भी काम करता है तो रिटर्न फाइल करते हो, कि सारी चीजें तो इम्पोर्टेंट है आपको। आई बात समझ में? फुल कैलकुलेशन देखिए ना, पूरा कैलकुलेशन सब है वहां पे, हमने कल तो देखा। यस, किसी और को कोई पूछना है? अभी तो ग्रेच्युटी सभी को मिलने वाली है, अभी एप्लीकेबल हुआ कि नहीं वो आप देखिएगा आज, रूल्स आप पढ़िएगा आज, ठीक है? अगर वो मतलब आपके ज्वाइनिंग के जैसे हर कंपनी का रूल होता है ना, ज्वाइनिंग पीरियड के बाद मतलब 1 साल का होता है, किसी का 6 महीने का होता है, तो उससे उसके बाद आपका वो प्रोविडेंट फंड, आपका ग्रेच्युटी स्टार्ट हो जाता है। तो डिपेंड ऑन यू कि आप कितना साल कंटिन्यू कर रहे हो। अगर अच्छी कंपनी है तो ऑब्वियसली पर्सन छोड़ के नहीं जाएगा, है ना? तो ये सारे बेनिफिट सभी एम्प्लॉयज को मिलते हैं। नेक्स्ट सी वाला देखते हैं कि gratuity received by Satyapriya, who is not covered by the Payment of Gratuity Act 1972, is exempted up to the list of at the following. Gratuity actually received कितना है? 5 लाख, 20 लाख तक exempted है, ये सभी को पता है। Then half month average salary for every year of completed service, उसका सैलरी पे कितना था, उसको कितना मिल रहा था? सैलरी प्लस ये बेसिक 7,200, ठीक है? 7,200 के हाफ सैलरी करना है तो, और उसका सर्विस का कितने साल सर्विस किया है उसने? 36 ईयर्स सर्विस किया है, ठीक है? तो टोटल कैलकुलेशन उसका आता है 1,06,000 ग्रेच्युटी का। और एज पर रूल ऑफ एबीसी इज एग्जम्प्टेड फ्रॉम टैक्स एंड बैलेंस ऑफ रुपीज। टोटल जो बैलेंस है वो कितना आता है? 3,70,400। कैलकुलेशन करके देखिए आता है क्या? और ये जो 5 लाख है, 5 लाख में से हमने 1,29,600 माइनस किया तो वो 3,70,400 आता है। कैलकुलेट करके देखिए। आता है क्या? ये रूल्स है। जैसे यहाँ पे एक वर्किंग नोट दिया है, कंप्यूटेशन ऑफ एवरेज सैलरी अगर आपको कैलकुलेट करनी है तो 10 मंथ का जो पेंडिंग रिटायरमेंट है, अभी 12
महीने होने के है ना, 10 मंथ में उसका रिटायरमेंट हो गया, तो बेसिक सैलरी फ्रॉम February टू नवंबर जो कैलकुलेट की है 6,000 इंटू 5 मंथ है ना, फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई, अप्रैल से पकड़ना पड़ेगा, अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर, ठीक है। और फिर उसको इंटू 7,000 जो भी आपका बेसिक होगा इंटू 5, 10 मंथ किया है ना, पहले के 5 मंथ उसके बाद के 5 मंथ, ऐसा करके उसको कैलकुलेट किया है। और डीए जो है जो भी है 700 इंटू 10 टोटल, उसका एवरेज सैलरी जो है वो 72,000 निकला है 10 मंथ। तो उसका 10% अगर किया तो 7,200 आता है। कैलकुलेशन है एवरेज सैलरी निकालने का। अभी तो वैसा होता नहीं है, मैक्सिमम सभी को एज पर रूल के हिसाब से ही मिलता है। कंपनी में आप कोई भी ज्वाइन करते हो तो उसका एचआर का पॉलिसी देखिएगा, ठीक है, तो उसमें सारी चीजें मेंशन होती है। आप पूछिए, बहुत सारी कंपनी बताते नहीं, अगर आप पूछेंगे तो एचआर आपको इजीली ये सारी चीजें बताता है। आई बात समझ में? एनी डाउट? लेट मी सी नेक्स्ट। अभी मिस्टर ए गवर्नमेंट एम्प्लॉय रिसीव 78,600 एज अ ग्रेचुटी एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट ऑन 30 September 2019 अंडर न्यू पेंशन कोड कंप्यूट द एग्जम्प्टेड ग्रेचुटी। अभी हमें यहाँ पे इसका एग्जम्प्टेड ग्रेचुटी कैलकुलेट करना है। और ग्रेचुटी रिसीव्ड बाय गवर्नमेंट एम्प्लॉय इज एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स। जहां पे भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय आया तो आपको ये सेंटेंस लिखना ही है कि बिकॉज ऑफ गवर्नमेंट एम्प्लॉय ग्रेचुटी एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स, ठीक है। अभी देखिए टैक्स में कितना ये है वो देखते हैं। मिस्टर बी एन एम्प्लॉय ऑफ एबीसी लिमिटेड रिसीव्स ₹2,05,000 एज ग्रेचुटी। ही of gratuity at 1972 and he retires on 10 September 2019 after rendering service of 35 years and 7 months, ठीक है, मतलब 36 years काउंट करेंगे हम यहाँ पे। At the time of retirement, his monthly basic salary ₹2,700 per month. Basic salary. Calculate the amount of gratuity chargeable to tax. ठीक है. So gratuity received by Mr. B, an employee covered by the Payment of Gratuity Act 1972, is exempted up to the list of the following. Gratuity actually received कितना मिला उसको? 2,05,000, ठीक है, ऊपर में दिया है 2,05,000 एक्चुअली मिला है। 20 लाख तक का तो उसको एग्जेम्प्टेड अलाउ है, ये तो कमी है। उसके बाद 15 डेज ऑफ एवरेज सैलरी फॉर एवरी ईयर ऑफ कंप्लीटेड सर्विस। तो 15 डेज का उसका जो बेसिक है वो तो सेम है, मतलब आज के डेट में जरूरी नहीं है मैंने आज अगर कंपनी ज्वाइन की तो आज कंपनी ज्वाइन की तो मेरा बेसिक है सपोज 1,500, ठीक है, लेकिन एवरी डे के परफॉर्मेंस के हिसाब से एवरी ईयर हमारा इंक्रीमेंट होता है, प्रमोशन होता है, तो प्रमोशन होते होते हमारा सैलरी बेसिक भी बढ़ जाता है। तो आज अगर मैं 30 साल से वही कंपनी में काम कर रही हूँ, तो जब स्टार्टिंग में जॉब स्टार्ट किया था तो 1,500 रुपीज मेरा बेसिक था, और आज की डेट में मेरा 5,000 रुपीज बेसिक बढ़ गया 30 साल की सर्विस में। बाकी सारे अलाउंसेस मुझे मिल रहे, लेकिन मेरा बेसिक जो है वो क्या है, 5,000 है। तो आज की डेट का मेरा बेसिक वो कंसिडर होगा, पिछला नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे भी वही है कि 2,700 प्लस मतलब बेसिक प्लस डीए यहाँ पे हमने लिया है इंटू 15 डेज, मतलब 50% ऑफ सैलरी, ठीक है, एंड 26 डेज, मंथ में 30 डेज होते हैं या 31, बट हमें यहाँ पे पूरा ही साल लिया है यहाँ पे। तो इसका कैलकुलेशन कितना आया, कैलकुलेट करो, आता है क्या 56,077? Yes, ma'am. यस, वेरी गुड। तो वही रूल है,
कितना रहेगा 1,48,923। इस पे हमें जो भी रहे you must know the formula how to calculate gratuity. Next, सेम ये भी प्रॉब्लम है. Mr. Abdullah, an employee of PQR Limited, receives rupees 68,000. ठीक है, ये PQR Limited में है, गवर्नमेंट में नहीं है. As gratuity he covered by the payment of gratuity Act 1972. He retires on 15th July 2019 after rendering service of 36 years and 9 months. यहाँ पे हम 37 years लेंगे. At the time of retirement, his monthly basic salary rupees 3,200 per month and dearness allowance forming part was rupees 1,000, मतलब 4,200 basic salary. Calculate the amount of gratuity chargeable to tax. कितना amount हमें gratuity के लिए Mr. Abdullah, an employee covered by the payment of gratuity 1972 is exempted up to the list of the following. पहला वही है कि gratuity actually received 68,000 उसको मिला है, और जब बी है 20 लाख का exemptions है. 15 days average salary वही रूल लेना है. Completing years basic salary हमने लिया उसका 4,200 into 15 days into divided by 26 days into 37 years of service. ठीक है, तो उसका आता है 89,654. और वही ABC exemption from tax, ये अगर हम एक्चुअल ग्रेचुटी से माइनस करते हैं, है ना, तो हमें यहाँ पे ग्रेचुटी देखिए कितना मिल रहा था, 68,000 मिल रहा था, है ना, एक्चुअल रिसीव्ड था. अब यहाँ पे जब हमने कैलकुलेट किया तो ज्यादा आ रहा है, तो ज्यादा आ रहा है मतलब हमें जो मिल रहा था कम ही मिल रहा था, तो इस पे जो चार्ज है वो नहीं आएगा. ठीक है, ये फुल्ली एग्जेम्प्ट हो जाएगी, वो हमें पूरी की पूरी मिलेगी, 89,654 मिलेगी, चार्ज नहीं लगेगा. आई बात समझ में? कभी कभी होता है ऐसा कैलकुलेशन, जैसे अभी यहाँ पे उसको कम मिल गई है ना, तो हो जाता है. तो आपको भी कैलकुलेट करना आना चाहिए कि मैंने कब से ज्वाइन किया है, कब से मुझे मिला है ना. तो यहाँ पे जब उसने कैलकुलेट किया तो उसका ज्यादा ग्रेचुटी निकल रहा है 89,654, और उसको कितना रिसीव हुआ था 68,000. ठीक है, नियर अबाउट 20,000 के आसपास उसका ये हो रहा था. जब उसने कैलकुलेशन किया तो पता चला कि उसका कितना आता है 89,654. ये सब आपको कैलकुलेट करना आना चाहिए. नेक्स्ट, ये भी वैसा ही है प्रॉब्लम. ये प्राइवेट कंसर्न का है. मिस्टर ए हु रिटायर्ड फ्रॉम प्राइवेट कंसर्न इन June 2019 after ending service 25 years 10 months and 20 days. 25 years 10 months and 20 days मतलब 26 years टोटल. ओके, बट ये प्राइवेट एम्प्लॉय है. तो देखते हैं, रिसीव्ड ग्रेचुटी 1,55,000. His 10-month average salary was ₹10,000. ठीक है, सो कैलकुलेट टैक्सेबल पोर्शन ऑफ ग्रेचुटी. सबसे पहले तो ऊपर देखिए कि वो रिटायर्ड फ्रॉम प्राइवेट कंसर्न, वो प्राइवेट कंपनी में था, है ना, तो यहाँ पे उसको 25 साल का ही देंगे ये लोग, ज्यादा का नहीं देंगे. प्राइवेट लिखा है, अगर लिमिटेड रहता था तो मिल जाता था. सो ग्रेचुटी रिसीव्ड बाय मिस्टर ए एन एम्प्लॉय डज नॉट कवर्ड बाय द पेमेंट ऑफ ग्रेचुटी एक्ट इज एक्सेप्टेड अप टू द लिस्ट ऑफ द फॉलोइंग. इसे एग्जम्पशन नहीं मिलने वाला है, इसे कुछ पोर्शंस पे पेमेंट करना है. तो ग्रेचुटी एक्चुअली रिसीव्ड 1,55,000. 20,000 तक का एग्जम्पशन वो तो लिखना ही है. हाफ ऑफ एवरेज सैलरी फॉर एवरी ईयर ऑफ कंप्लीटेड सर्विस. इसका बेसिक पे प्लस डीए कितना है, 10,000 मिल रहा है उसको.
हाफ ऑफ सैलरी मतलब डिवाइडेड बाय, आप 15 भी कर सकते हैं या हाफ एंड सैलरी मतलब 2 भी कर सकते हैं, जो भी है। और उसका सर्विस का कितना लिया इन्होंने, 25 ईयर्स ही लिया, बिकॉज ऑफ प्राइवेट एम्प्लॉय। अगर आप भी किसी प्राइवेट में हैं तो आपको ये रूल पता होना चाहिए। सो उसका आता है 1,25,000, उसको मिल कितना रहा है, 1,55,000। तो कैलकुलेट करिए, 1,55,000 में से 1,25,000 अगर जाते तो 30,000 का जो है टैक्सेबल रहेगा। मतलब पूरे 30,000 पे टैक्स नहीं पे करना है, कुछ परसेंट के हिसाब से आपको 1,000 2,000 जो भी आएगा वो टैक्स पे करना है। आई बात समझ में? यस, एनीवन हैव डाउट? नो मैम। ये एबीसी लिमिटेड में है, इसका भी ग्रेचुटी जो है उसको 96,000 मिल रहा है। और जब वो रिटायर हुआ जनवरी 20 में, 28 मतलब 28 ईयर्स 9 मंथ उसका सर्विस हुआ है। ठीक है, तो एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट हिज सैलरी वाज ₹6,300 पर मंथ एंड फाइंड आउट टैक्सेबल ग्रेचुटी। इसका भी हमें वैसे ही करना है। ठीक है, इसे आप कर लीजिएगा। आई होप कि अभी आपको ग्रेचुटी अच्छे से समझ में आ गया होगा। बहुत सारे जब हम प्रॉब्लम करते हैं, 2-4 प्रॉब्लम्स देख लेते हैं तो कैलकुलेशन समझ में आ जाता है। बट ये भी एक प्रॉब्लम है, इसे भी आप करिए। अजय वर्किंग एज अ मैनेजर इन XYZ लिमिटेड, ही रिटायर्ड फ्रॉम सर्विस ऑन 31st December 2019 आफ्टर ही रिसीव्ड। आपको ग्रेचुटी कैलकुलेट करने के लिए क्या चाहिए, एक्चुअल ग्रेचुटी कितना मिला, वो आपने वहां पे कितने साल काम किया, और आपका बेसिक सैलरी। ये 3 चीजें अगर आपको मिल गई तो आप इजीली ग्रेचुटी कैलकुलेट कर सकते हो। ठीक है, ही रिसीव्ड ₹50,000 as his gratuity and his salary is fixed ₹2,520 per month. Find out taxable gratuity. So यहाँ पे gratuity received अजय, an employee does not covered by the payment of, ये इसमें नहीं आता है, तो उसका जो भी एक्सेम्पशन है 20 लाख तक का वो तो हमें देना ही है, रूल सेम है। और इसको ग्रेचुटी एक्चुअली कितनी मिली है, 50,000 ही मिली है ना। तो हमें एक्चुअल उसका जो ग्रेचुटी निकला है वो कैलकुलेट करना है कि इस वाकई में कितना है इसका ग्रेचुटी। हाफ मंथ्स एवरेज सैलरी फॉर एवरी ईयर ऑफ कंप्लीटेड सर्विस। सैलरी निकालो, बेसिक पे प्लस DA, हाफ मंथ एंड ईयर ऑफ सर्विस इंटू ईयर ऑफ सर्विस। तो कितना मिलना चाहिए उसको, 47,880 मिला, कितना है 58,000, सॉरी 50,000। सो 2,120 क्या रहेगा उसका, टैक्सेबल रहेगा। नेक्स्ट, अभी पेंशन। पेंशन कैसे कैलकुलेट, पेंशन रिटायरमेंट बेनिफिट। रिटायरमेंट बेनिफिट क्या क्या होते हैं वो देखिए, ग्रेच्युटी, पेंशन। अभी अनकम्प्यूटेड मंथली पेंशन, कंप्यूटेड मतलब लमसम, एंड नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय, ये 3 लोगों का इसमें इंक्लूजन होता है। तो रिटायरमेंट बेनिफिट में पहला जो आता है अनकम्प्यूटेड मंथली पेंशन, ये क्या है कि अनकम्प्यूटेड पेंशन इज फुल्ली टैक्सेबल एज अ सैलरी गवर्नमेंट एम्प्लॉई, ये पूरी टैक्सेबल है, पे करना है। एज वेल एज नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय, मतलब अनकम्प्यूटेड पेंशन एंड नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय जो है उनको ये फुल्ली टैक्सेबल रहेगा, जो भी मिलेगा वो टैक्स पे करना ही होगा उस पर। कंप्यूटेड मतलब लमसम पेंशन जो है, जो एक साथ ही हम लोग विड्रॉ कर लेते हैं, तो कंप्यूटेड पेंशन इज फुल्ली एग्जेम्प्टेड फ्रॉम गवर्नमेंट एम्प्लॉय। जैसे मैंने आपको बोला था, कोई अगर गवर्नमेंट एम्प्लॉय है
और उसके 30 साल बाद या 35 साल बाद वो रिटायर हो गया, तो उसने क्या किया, पूरा पैसा ले लिया, मतलब ग्रेचुटी भी विड्रॉ कर ली, प्रोविडेंट फंड भी पूरा विड्रॉ कर लिया। उसने पेंशन के लिए अप्लाई नहीं किया कि नहीं मुझे पेंशन, अगर उसने अप्लाई, ग्रेचुटी तो फुल मिलती है, लेकिन प्रोविडेंट फंड जिसपे आपको पेंशन मिलती है वो उसने आप पूरा विड्रॉ कर लिया, तो लमसम अमाउंट ले लिया, तो वो फुल्ली टैक्सेबल है, मतलब फुल्ली एग्जेम्प्टेड है, सॉरी उसे आप उस पर नहीं, लेकिन अगर वो एज अ पेंशन मांग रहा है मंथली तो फिर वो टैक्सेबल है। नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय का क्या रोल है कि 1/3 ऑफ पेंशन इज एग्जेम्प्टेड इन द एम्प्लॉय रिसीव्स ग्रेचुटी, ठीक है, जो 1/3 पेंशन है वो उसको एग्जेम्प्टेड रहेगा ग्रेचुटी जब मिलेगी तब, एंड 1/2 ऑफ पेंशन इज एग्जेम्प्टेड इफ द एम्प्लॉय डज नॉट रिसीव ग्रेचुटी, जिसे ग्रेचुटी नहीं मिलती है उसको हाफ है, एंड ग्रेचुटी जिसे मिलती है उसको 1/3 है, ठीक है। तो जिसको 1/3 पेंशन मिलती है ग्रेचुटी के साथ वो एग्जेम्प्टेड है, और जिसे नहीं है ना, एग्जेम्प्ट नहीं है, ग्रेचुटी भी नहीं मिलती उसको। देखते हैं प्रॉब्लम्स देखेंगे तो समझ में आएगा। कंप्यूट द ग्रॉस सैलरी ऑफ assessment year 2021 if he is a government employee, he is non-government employee entitled to gratuity, and he is non-government employee entitled to, अच्छा खुद से भी दिया है। So Vivek retired 31st October 2019. He was entitled to a pension rupees 4,000 per month. At the time of retirement, he got 3/4 of the pension computed and received 4 lakhs. He was in receipt of basic salary of rupees 10,000 per month, dearness allowance 5,000 per month, entertainment allowance rupees 1,000 per month. ठीक है, ये सारी चीजें उसे मिल रही है। So now we calculate the structure of gross salary and all. इस तरह से कैलकुलेट किया है, देखिए कंप्यूटेशन ऑफ ग्रॉस सैलरी ऑफ मिस्टर विवेक फॉर असेसमेंट ईयर 2020 to 2021। अभी क्या क्या लिया है उन्होंने, गवर्नमेंट एम्प्लॉय, नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय, क्योंकि 3 दिए हैं ना हमें यहाँ पे 3 ABC, तो यही ABC हम कैलकुलेट कर रहे हैं कि अगर गवर्नमेंट एम्प्लॉय है तो कितना, नॉन गवर्नमेंट एंटिल to gratuity and non-government employee not entitled to gratuity. Okay, let's see. सबसे पहले बेसिक पे लिया हमने अप्रैल से लेके अक्टूबर तक, बिकॉज हमारा जो फाइनेंशियल ईयर है वो अप्रैल से लेके मार्च का है, और ये रिटायर कब हुआ है, 31 अक्टूबर 2019 को, इसलिए हमने यहाँ पे बेसिक पे जो कैलकुलेट करेंगे उसका, वो हमने लिया बेसिक पे उसका है 10,000, ठीक है। अप्रैल से लेके अक्टूबर तक 7 मंथ्स होते हैं, काउंट करिए अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर, राइट। तो उसका हमने कैलकुलेट किया, गवर्नमेंट एम्प्लॉय है तो 70,000 आया, नॉन गवर्नमेंट है तो भी 70, और दोनों में 70, ये उसका बेसिक पे था अप्रैल से लेके अक्टूबर तक। डियरनेस भी हम वैसे ही कैलकुलेट करेंगे, डियरनेस उसको 5,000 मिल रहा था इंटू 7, 35,000, 35,000। एंटरटेनमेंट अलाउंस उसको 1,000 रुपीज मिल रहा था, अप्रैल टू अक्टूबर तक का हमने 7 मंथ का तीनों का कैलकुलेट किया, 7,000, 7,000, 7,000। मंथली पेंशन उसे नवंबर से लेके मार्च, है ना, यहाँ पे वो रिटायर कब हुआ है, 31 अक्टूबर 2019 को, ठीक है। तो उसको जो पेंशन मिलेगा नवंबर से मिलेगा, अक्टूबर का तो उसको सैलरी मिल गया, है ना। अभी नवंबर से लेके मार्च का पेंशन हम कैलकुलेट करेंगे, नवंबर का, दिसंबर का, जनवरी का, फरवरी का, मार्च का, बिकॉज ऑफ फाइनेंशियल ईयर। तो मंथली पेंशन नवंबर टू मार्च 2020। अभी इसको मंथली पेंशन यहाँ पे कितना मिल रहा है, दिया है क्या,
Yes, 4,000. He was entitled to a pension of rupees 4,000 per month. ना सेकेंड लाइन दिया है, he was entitled to a pension of rupees 4,000 per month. इसीलिए मंथली पेंशन जो है उसका वो हमने लिया 4,000. अभी यहाँ पे हमारा जो रूल है वो फॉलो करना है. ठीक है, 1/4. ठीक है, पेंशन का 1/4 इंटू 5 मंथ, क्योंकि नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च 5 मंथ्स होते हैं. ठीक है, तो हम रूल फॉलो कर रहे हैं. 1/4 ऑफ 4,000. देखिए हमारा जो रूल्स है ना, नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय 1/3 ऑफ पेंशन इज exempted if employee services receives gratuity. अब gratuity का वहां पर रोल ही दिया नहीं है. और 1/2 of pension is exempted if employee does not receive gratuity, मतलब 1/4. ठीक है, अदर पार्ट हम ले रहे हैं उसका, तो 1/4 इंटू 5 तो कितना आता है 5,000 5,000 5,000 तीनों पे लिया, गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए, नॉन गवर्नमेंट के लिए और ग्रेचुटी नॉट एंटेड के लिए भी. अभी हम कंप्यूटेड पेंशन निकालेंगे तो गवर्नमेंट एम्प्लॉय को तो एग्जेम्प्ट ही आएगा एज पर रूल. ठीक है, और नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय एंटिल ग्रेचुटी, मतलब जिसे ग्रेचुटी मिल रही है उसके लिए कितना आएगा 2,22,222. और नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय नॉट एंटिल टू ग्रेचुटी. ठीक है, तो ये आया 1,33,333. अभी इसका ग्रॉस सैलरी कैलकुलेट करो. आता है क्या, उतना माइनस करो ना, ऊपर के अमाउंट में से ये जो अमाउंट है वो माइनस करो तो ऑटोमेटिकली आपको ग्रॉस सैलरी कैलकुलेट होगी 1,17,000. इसका टोटल करो, टोटल ए का, बी का, सी का. आता है क्या? इस तरह से आपको पेंशन कैलकुलेट करनी है. ठीक है, यस. हेलो, do you understand or not? Anyone have doubt, queries, questions? Understand, ma'am. Understand. Okay. कोई क्वेश्चंस नहीं? चलिए, अच्छी बात है. ट्रीटमेंट ऑफ पेंशन एंड कंप्यूटेड पेंशन. ये क्या है कि मिस्टर ए रिटायर्स फ्रॉम XYZ लिमिटेड 30th April 2019 and he receives rupees 12,000 per month during the year 1920 compute the taxable pension. अभी यहाँ पे क्या दिया है कि मिस्टर ए रिटायर्स 30th April को हुआ है. पेंशन इज कैलकुलेटेड फॉर 11 मंथ्स, है ना. इसका हम अप्रैल के बाद, मतलब मई से लेके दिसंबर तक, सॉरी मई से लेके मार्च तक का हमें कैलकुलेट करना है. तो अप्रैल से, यस यस, am I audible? Hello? Yes, Hello? audible. Am I audible or not? Audible, ma'am. Yeah, anyone have doubt? Anyone want to ask questions? No, ma'am. No. So, if we talking about April, na, April month 2019 to 31st 2020 आना चाहिए था यहाँ पे 31st मार्च. तो 11 मंथ का जो है उसे कैलकुलेट करना है. कितना है 12,000 पर मंथ. तो इंटू 11 अगर करते हैं तो आपका आता है 1,32,000. ठीक है, तो इसी पे आपको कैलकुलेट
करना है। यहाँ पे उन्होंने दिया ही नहीं है, लेकिन आप 1/4 रूल का हिसाब से अगर कैलकुलेट करते हैं तो वो कैलकुलेशन आएगा। करके देखिए, ये आपका होमवर्क है, ये भी आपका होमवर्क है। तो छोटे छोटे डाउट्स, छोटे छोटे जो डाउट्स है वो आप ध्यान में रखिए, पढ़िए अच्छे से। क्या दिया है प्रॉब्लम में, ये पढ़ना बहुत जरूरी है। बहुत सारे लोग पढ़ते ही नहीं है और रॉन्ग प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, कैलकुलेशंस नहीं पता होता है। Compute taxable amount of computed value of pension. If he gets gratuity, he does not get gratuity. He is a government employee. तो जो है Sarvanand retired 31st December 2019 and his pension is fixed rupees 36,000 per month. He got 3/4 of pension computed for which he received rupees 1,80,000 from his employers. So Mr. Sarvanand is a non-government employee, receive gratuity and along with pension. ठीक है, इसको 1/3 वाला रूल लगाएंगे हम लोग। Computed value is exempt, जो because of रूल के हिसाब से। So exempted value उसका कितना है, 1,80,000 जो उसको एम्प्लॉयर से मिला है, into 1/3 के आफ्टर का कैलकुलेट करना है, 4/3 जो भी आता है, और कितना आता है वो 2,40,000। उसका 1/3 अगर हम निकालते हैं तो वो आता है 80,000। कैलकुलेशन आपको करना है। उसके बाद टैक्सेबल वैल्यू जो है वो कितना आता है, कंप्यूटेड पेंशन का 1,80,000 माइनस 80,000 इट इज 1 लाख। और मंथली पेंशन जो कैलकुलेट करनी है वो हमें 1 जनवरी 2020 टू 31 मार्च 2020 है ना, उसे अप्रैल में मिला है तो जनवरी से मार्च का हम कैलकुलेट करके देंगे इसको। तो टैक्सेबल पेंशन इज 3,600 1/4 3 मंथ, जनवरी फरवरी मार्च, वो 2,700 क्या रहेगा उसका टैक्सेबल पेंशन रहेगा। ठीक है, प्रैक्टिस करिए, ये एक प्रॉब्लम सेम उसी का पार्ट है। अगर he get gratuity or non gratuity, keep practice at home, okay? This किसी को कोई डाउट है पेंशन में, ग्रेचुटी में, प्रोविडेंट फंड, रिटायरमेंट बेनिफिट आज हमने देखा है। यस, कल हम मेडिकल रियम्बर्समेंट देखेंगे। ठीक है, पेंशन ये आप पढ़िए और कल हम देखेंगे मेडिकल रियम्बर्समेंट। ठीक है, लिव एनकैशमेंट भी देखना है, ये हम कल देखेंगे। ठीक है, किसी को कोई डाउट है, कुछ पूछना है तो पूछिए। No, ma'am. नो डाउट। No, ma'am. और इसका आप देखिएगा, प्रोविडेंट फंड का फिर से एक बार देखिएगा, कैलकुलेशन देखिएगा पूरी तरह से कि क्या होता है एक्चुअल कैलकुलेशन। ठीक है, और होमवर्क करिए, घर पे प्रैक्टिस करिए। टॅमॅटो घालायचे नाही आपल्या पिकलेले. ओके,
Take care. Bye bye. See you tomorrow.